सभी लोग बोलते थे कि ये झोरा लेके आ जाते हैं, जादूगर हैं क्या। एक दिन मैं ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और मैंने बताया कि यार हम लोग फंड के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप शार्क टैंक में क्यों नहीं अप्लाई करते हो। आप ये कह सकते हैं कि हमारी पहली पिच ऑटो में थी और हमारे जज थे ऑटो वाले भैया। हमारी कंपनी में 3 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, विनीता मैम, नमिता मैम और रितेश अग्रवाल सर। लेकिन शायद समय को कुछ और ही मंजूर था। एक कॉल आया और उसने मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल दी। हम सबकी लाइफ में न जाने ऐसे कितने पड़ाव आते हैं जब हमें लगता है कि इतनी सारी प्रॉब्लम मेरे साथ ही क्यों। दुनिया में करोड़ों लोग हैं लेकिन सारे दुख मेरे हिस्से में क्यों। तब हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला कि उन परेशानियों को हम अपनी किस्मत समझकर अपना जीवन काट दें, और दूसरा उन परेशानियों को चुनौती समझकर उनसे लड़ें। मैंने दूसरा ऑप्शन चुना। मैं लड़ा और मैं जीता। ये कहानी मेरी उसी लड़ाई की है जिसने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। उत्तर प्रदेश के इटावा शहर से शार्क टैंक इंडिया तक का सफ़र किया। एक छोटे से आइडिया से करोड़ों की कंपनी बनाई और हजारों बच्चों की ज़िंदगी बदल दी। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ है और मैं को-फाउंडर कोग्रेड का हूँ। कोग्रेड एक स्टार्टअप है जो गांव में अच्छी एजुकेशन देने का काम करता है और हम इंडिया में सबसे सस्ते स्कूल बनाना चाहते हैं। मेरा जन्म एक किसान परिवार में हुआ था और मेरे पापा जी आर्मी में थे। घर में सबसे छोटा था मैं, और मेरे घर का गुजर मेरे पापा की सैलरी और खेती से अच्छे से चल रहा था। और गाँव में बहुत अच्छे स्कूल नहीं थे, तो बहुत अच्छी शिक्षा मुझे शुरुआत में नहीं मिली। लेकिन होता है ना कि मैं पढ़ाई में थोड़ा अच्छा था, तो मेरा सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय में हो गया। जब मेरा सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय में हुआ तो गाँव के लोगों ने बोला कि अब बेटा बड़ा आदमी बन जाएगा, बेटा आईएएस बन जाएगा, और तरह-तरह की बातें गाँव के लोगों ने की। और जब मैं पहली बार जवाहर नवोदय विद्यालय में कदम रखता हूँ, तो मुझे भी एहसास होता है कि एक मैं नई दुनिया में आ गया हूँ। वहाँ का डिसिप्लिन, वहाँ के टीचर, वहाँ का इंफ्रा काफ़ी अच्छा था। मेरे लिए एक नया अनुभव था कि जहाँ पर मैं गाँव के स्कूल में, जहाँ पर कुछ भी नहीं था, और आज मैं उस जगह था जहाँ पर मुझे बहुत सारी सुविधाएँ मिल रही थी। और अब मुझे लगने लगा था कि अब मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा ज़रूर करूँगा। लेकिन शायद समय को कुछ और ही मंजूर था। और एक दिन एक कॉल आया और उसने मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल दी। मुझे आज भी याद है, मैं क्लास 9th में था और मैं बास्केटबॉल ग्राउंड पे बास्केटबॉल खेल रहा था। तभी हमारे एक सर आते हैं और वो बोलते हैं कि सौरभ बात करो, घर से फ़ोन आया हुआ है। मैं हिचकिचाया कि कभी फ़ोन अचानक नहीं आया था। फिर फ़ोन के दूसरी तरफ मेरी मम्मी थी और मम्मी बोलती हैं कि सौरभ घर पे आ जाओ, पापा की तबीयत खराब हो गई है, आप घर पे आ जाओ। जब मैं नवोदय से छुट्टी लेकर घर पहुँचा, तो पापा को बहुत जल्दी में ही दिल्ली ले जाना पड़ रहा था, तो हमारी ज़्यादा बात फैमिली से नहीं हो पाई। तो हम लोग पापा को लेकर के, मैं और मम्मी और मेरे भाई पापा को लेकर दिल्ली पहुँचे। वहाँ पर जाँच में पता चला कि पापा को कैंसर है। ये सुनते ही मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई। जहाँ मुझे लग रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है और अचानक से ये एक नया मोड़ हमारी ज़िंदगी में ऐड होता है। और मेरी पूरी फैमिली, मेरी मम्मी, मेरे भाई हर दिन भगवान से प्रार्थना करते थे कि पापा जल्दी ठीक हो जाएँ, जल्दी ठीक हो जाएँ। हम सब इसी उम्मीद में थे कि आज नहीं कल शायद डॉक्टर बोलेगा कि चीज़ें सही हो जाएँगी। बट इलाज चलता गया और पापा की हालत दिनों-दिन और ज़्यादा खराब होती गई। और एक दिन आया कि वो हम लोगों को छोड़कर चले गए। ये समय हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक था। उस टाइम पे मुझे खुद को सँभालना, मेरी फैमिली को सँभालना बहुत मुश्किल था। उस टाइम में मैं क्लास 10th में था। मेरी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई, मैं मेंटली भी बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। ज़िंदगी एकदम बेईमानी सी लगने लगी थी और मैंने घर पे बोला कि अब मुझे नवोदय नहीं जाना है, मुझे घर पे ही रहना है। लेकिन फिर एक दिन मम्मी ने समझाया कि बेटा अगर आज तुम टूट जाओगे, तो पापा के उन बड़े सपनों का क्या होगा जो उन्होंने आपके लिए देखे थे। आज वो हमारे साथ नहीं है, तो क्या हम उनके सपनों को भूल जाएँगे क्या? तुम्हें इन सपनों को पूरा करना है। उस दिन एहसास हुआ कि जीवन में कुछ बड़ा करना है, ज़िंदगी भर किस्मत को नहीं कोसना है। 2019 में कोग्रेड की शुरुआत होती है।
को-ग्रेड का शुरुआती सफ़र बहुत आसान नहीं था, बहुत सारी मुश्किलें हम लोगों ने फेस की। क्योंकि जब आप एक नए प्लेस पे जाते हो और आप यंग हो, तो एक स्कूल का जो इकोसिस्टम है, वहाँ पर नए यंग बच्चों के लिए अभी स्पेस नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि अगर शिक्षा दी जाएगी, तो एक बड़े और एज वाले पर्सन से ही दी जाएगी। हमें शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। हमने कई स्कूलों को अप्रोच किया कि हम ये करते हैं, ये ऐसे-ऐसे करेंगे। तो बहुत सारे रिजेक्शन, हर स्कूल में रिजेक्शन। जहाँ पर जा रहे हैं, कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। कोई बोल रहा है कि काफ़ी यंग हो आप लोग, अभी आप ये करो। कोई बोल रहा है कि आईआईटी वालों को भी अब जॉब नहीं मिल रही है, तो ये करना शुरू कर दिया। लेकिन हम लोग रुके नहीं और हमने अपने आप को मजबूती से पेश किया। हम कई किलोमीटर गाड़ी चलाते थे, बाइक से 100-100 किलोमीटर तक स्कूल, एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाना, ताकि हमें उस टाइम पे स्कूल इकोसिस्टम को बहुत अच्छे से समझना था। और फिर 2021 में हमने पहला स्कूल अपना शुरू किया, जिसका नाम रखा को-ग्रेड स्कूल। उस टाइम पे उस स्कूल में मात्र 27 बच्चे थे और उन स्कूल्स की अभी जो स्थिति थी, मार्केट में लोग उसको जानते थे, वो बहुत अच्छा नहीं था। हमने उसको ज़ीरो से शुरू किया और उसमें सारी टेक्नोलॉजी, नए क्लासरूम को अच्छे से बनाया, हर एक नई चीज़ को अच्छे तरीके से ऐड किया और कुछ ही समय में हमारे पास 200 बच्चे आ गए थे। लेकिन जब हम गाँव में स्कूल खोलते हैं और हमारी सबसे सस्ती फ़ीस हमारी वहाँ पर थी, तो बहुत सारे रिसोर्स हमारे पास नहीं होते थे। तो शुरुआत में हमने बहुत सारी चीज़ें खुद से की, जैसे कि स्कूल के एडवर्टाइज़मेंट टाइम पर हम लोग पोस्टर खुद से लगाते थे, है ना? और क्योंकि जब आप गाँव में स्कूल खोल रहे हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ बहुत ईज़िली मिल जाए और अगर मिलता भी है, तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलता है। तो हम लोग स्कूल की घंटी जैसे जो एमटीएस वाले काम ये भी करते थे और अच्छी बात थी कि हम उसको एन्जॉय कर रहे थे। हमें एक बदलाव चाहिए था और हमें लगता था कि ये बदलाव हम इन छोटी-छोटी चीज़ों को भी रोक कर, बदल कर या देख कर सकते हैं। इसी दौरान जब गाँव में स्कूल ले रहे थे, तो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझ में आई कि वहाँ के टीचर्स, उनके टीचर्स को बेसिक टीचिंग नहीं पता कि क्या लेसन प्लान होता है, क्या लेसन ऑब्जेक्टिव होता है, क्या लेसन आउटकम होता है। तो उन सब समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया मेधा एआई। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गाँव में बहुत ज़्यादा इंटरनेट नहीं है, तो जो मेधा एआई है वो बिना इंटरनेट के भी काम कर सकता है और वो टीचरों का जो कई घंटों का काम है, वो कुछ मिनट में कर सकता है। वो 1 मिनट में लेसन प्लान बना सकता है, 3D मॉडल बना सकता है, एग्ज़ाम पेपर बना सकता है, पीपीटी बना सकता है। ऐसे बहुत सारे काम जो टीचर्स को करने में कई घंटे लगते हैं, उसको करने में वो सिर्फ़ 1 या 2 मिनट में कर देता है। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। कई परेशानियों के साथ हमारा पहला स्कूल तो शुरू हो चुका था, लेकिन हमें अपने आइडिया को समझाने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। तो को-ग्रेड का आइडिया क्या था? को-ग्रेड क्या करता है? को-ग्रेड ब्लॉक लेवल पर अच्छी शिक्षा देने का काम करता है। हम लोग क्या करते हैं, हम बंद स्कूलों को रेंट पर लेते हैं और वहाँ पर उनको ट्रेडिशनल एजुकेशन तो देते ही देते, साथ ही साथ हम टेक्निकल एजुकेशन देते हैं। उनके टीचरों को ट्रेन करते हैं, बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ जस्ट लाइक यूएस बडी प्रोग्राम, आईएएस मीट, आईआईटी विजिट, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम कराते हैं ताकि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। अभी क्या हो रहा है कि अभी जो शहर के बच्चे हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन अगर आप गाँव में जाएँगे, तो गाँव में 10 में से 4 या 5 स्कूल होंगे जहाँ पर लैपटॉप, कंप्यूटर या इंटरनेट है। तो को-ग्रेड क्या कर रहा है कि गाँव के बच्चों को भी वो बराबरी का मौका दे रहा है ताकि वो भी एक सेम प्लेटफ़ॉर्म पे आकर के देश में कंट्रीब्यूशन कर सकें। इसके साथ-साथ हमें ये भी पता था कि गाँव के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने इन स्कूल की फ़ीस मात्र ₹500 रखी और हमने इंडिया के सबसे अफ़ोर्डेबल स्कूल बनाए और इसके साथ-साथ हमें कई और परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे कि गाँव में जब हम जाते थे, तो गाँव वालों का कहना था कि यार ये इतनी अच्छी पढ़ाई करने के बाद गाँव में वापस कैसे आ गए? इनको जॉब नहीं मिली क्या? इसलिए गाँव में वापस आ गए। कोई लोग बोलते थे कि ये झोरा लेके आ जाते हैं, जादूगर हैं क्या? तो ऐसी कई सारी परेशानियाँ हम लोगों ने फेस की। गाँव वालों को अपना आइडिया समझाने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। कुछ दिन बाद हमने गाँव वालों का भरोसा जीता। जिस जगह गर्ल्स को पढ़ाने में लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, वो नहीं भेजते थे स्कूल में। आज हमारे स्कूल में लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ हमारे स्कूल में पढ़ती हैं। जो प्रॉब्लम थी, अब वो अच्छाई में बदलती चली जा रही थी और इस तरीके से हमारे एक स्कूल से कई और स्कूल खुलने लगे और हम लोग अपने स्कूल की चेन को ग्रोथ करने लगे। तो अब हमें और हमारी टीम को भरोसा हो गया था कि ये आइडिया बड़ा बन सकता है।
क्योंकि अब हमारे पास बच्चे थे, टीचर्स थे और सक्सेस स्टोरी थी। अब हमें क्या था कि अब हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक तक पहुँचना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकें। फिर क्या हमें ज़रूरत थी एक अच्छे फंड की, क्योंकि जो हमारी पहले सेविंग थी, जो कि अप्रॉक्स 4.5 लाख रुपए थी, वो हम पहले स्कूल की ग्रोथ में लगा चुके थे। और यहाँ से शुरुआत होती है शार्क टैंक की जर्नी की। एक दिन मैं ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और मैंने बताया कि यार हम लोग फंड के लिए थोड़ा-सा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप शार्क टैंक में क्यों नहीं अप्लाई करते हो? मैं और मेरा को-फाउंडर हिमांशु बैठ के सोचे कि यार हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि आज तक जो मार्केट में लोग आए हुए हैं वो टियर 1, टियर 2 से ही आए हुए हैं। किसी ने भी ब्लॉक लेवल के मार्केट की बात नहीं की थी और हमें भी थोड़ा-सा मुश्किल था अपने आप को प्रेज़ेंट करना इतने बड़े मंच पर। लेकिन हमने अपनी हिम्मत को इकट्ठा किया और शार्क टैंक का फॉर्म फिल कर दिया। और बाई लक तो नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे पास इतना कैपेबिलिटी थी, तो हम लोग सेलेक्ट हुए और हम लोग शार्क टैंक के फाइनल ऑडिशन तक पहुँचे और हमें मुंबई बुलाया गया। जब मैं मुंबई पहुँचा, मैं और हिमांशु दोनों ही काफ़ी नर्वस थे, क्योंकि एक तो इतना बड़ा शहर, पहली बार मैं भी मुंबई गया था, हिमांशु भी पहली बार मुंबई गया था। लेकिन जो शार्क टैंक की टीम थी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थी। उन्होंने जज कर लिया कि ये लोग नर्वस हैं। उन्होंने हम लोगों को एक अच्छा-सा एनवायरनमेंट दिया जहाँ पर हम लोगों ने पहले हम लोग खुले, फिर धीमे-धीमे अपनी सारी चीज़ों को रखना शुरू किया। और फिर जब उसी दिन की बात है, उन्होंने बोला कि आपको बहुत सारे कपड़े लेके आने हैं और हम लोग यहाँ से कपड़े बहुत लिमिटेड लेके ही गए थे। जब हम लोग दुकान पर पहुँचे, तो वहाँ पर हमने काफ़ी कपड़े सेलेक्ट किए। तो मज़ाक-मज़ाक में कन्वर्सेशन शुरू हुआ कि ये कपड़े क्यों ले रहे हो? तो हम लोगों ने उनको बताया कि हम लोग शार्क टैंक इंडिया में जा रहे हैं। तो उन्होंने हम लोगों के प्रति एक कमेंट किया कि इतने कपड़े आप ले रहे हो, क्या इतने की फंडिंग मिलेगी? उनका ये मानना था कि क्या गाँव से भी लोग उठकर ये इतने बड़े मंच पर आकर फंड ले सकते हैं क्या? और उनकी इस बात से हम लोग जो पहले से ही नर्वस थे, अब और ज़्यादा नर्वस हो गए। तो हम लोगों ने एक ऑटो बुक किया और ऑटो पे बैठे और हम और हिमांशु अपनी पिच को थोड़ा-सा तैयार करने लगे। तभी बातों-बातों में हमारे ऑटो वाले भैया पूछते हैं कि कहाँ से हो आप लोग? तो हमने बताते हैं कि हम यूपी से हैं और इस जिले से हैं। तो कन्वर्सेशन शुरू होती है और वो हमारे आइडिया के बारे में पूछते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी शार्क टैंक के बारे में जानते थे। वो पूछते हैं आप लोग क्या करते हो? जब हमने बताया कि हम गाँव में अच्छी शिक्षा कम पैसे पे देते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। दोस्तों, आप ये कह सकते हैं कि हमारी पहली पिच ऑटो में थी और हमारे जज थे ऑटो वाले भैया। दोस्तों, जब हम लोग शार्क टैंक के फाइनल स्टेज पर फाइनल डे पे पहुँचे, जिस दिन हमारा शूट था और हमारा जो काउंटिंग में नंबर था कि हमें तीसरे पोज़ीशन पे जाना है और मैं और हिमांशु खुद को काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे थे कि यार ये करना है, ये चीज़ें रखनी है और चीज़ें काफ़ी सही चल रही थी। एकदम से अचानक से क्या होता है कि जो हमारी एआई है, मेधा एआई, वो उसमें कुछ क्रैश आता है और वो वर्किंग करना बंद कर जाती है और जो हमारा कॉन्फिडेंस अब 7वें आसमान पे था, वो थोड़ा-थोड़ा गिरने लगा था। फिर हम अपनी टेक टीम से बात करते हैं, वो लोग काफ़ी मेहनत से लग रहे हैं, एनीडेक्स हमने दिया और वो काफ़ी मेहनत से लगे और उसको सॉल्व करने का ट्राई कर रहे थे और वहाँ से ही तुरंत हमारा नाम भी अनाउंस हो जाता है कि नेक्स्ट पिचर्स को-ग्रेड। और जो हमारा कॉन्फिडेंस था अब बिल्कुल नीचे जा चुका था कि अब इस स्टेज पे आकर के हमारे साथ ये क्यों हो रहा है? शायद भगवान क्या हमें इस स्टेज पे लाना नहीं चाह रहा है? फिर अचानक से शार्क टैंक की टीम आती है और बोलती है कि आपको कितना टाइम लगेगा? तो जो टीम थी वो इतनी ज़्यादा कोऑपरेटिव थी, हम लोगों ने उनको पूरी बात बताई कि सारी चीज़ें रात तक अच्छी थी, शायद कुछ ग्लिच आ गया है, इसमें ये छोटी-छोटी सी एरर आ रहे हैं, तो क्या आप हमें लास्ट में कर सकते हो? उन्होंने अपनी टीम से बात की और वो हमारा जो हम थर्ड पे जाने वाले थे, हम वो लास्ट में हमने अपनी पिच शार्क्स के सामने प्रेज़ेंट की। फाइनली हमारा कॉल आता है और हम लोग टैंक में होते हैं। हमारी जो नर्वसनेस थी वो थी ही, लेकिन जो शार्क्स बैठे हुए थे उन्होंने हम लोगों को काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया और उन्होंने हँसते हुए हम लोगों का वेलकम किया, तो हमारी जो नर्वसनेस थी वो धीमे-धीमे ज़ीरो आ चुकी थी और फिर हमने अपना आइडिया बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट किया। सारे शार्क्स को हमारा आइडिया बहुत अच्छा लगा और कुछ चीज़ें आई भी, क्योंकि जो वीडियो में निकल के आता है वो मात्र 22-25 मिनट का होता है, हमारी पिच करीब 1.5 घंटे के आसपास थी। तो कई जगह 1-2 बात हुई जिसमें मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि अनुपम सर का कहना था कि आप लोग ट्रेनिंग सेगमेंट में क्यों जा रहे हो? बात उनकी सही थी, लेकिन मैं इसमें ये उस टाइम पे भी मैंने कहा था कि सर, अगर
आज हम लोग सारी ट्रेनिंग ना कर रहे होते तो हमारे स्कूल भी आगे ना चल रहे होते, क्योंकि स्कूल को चलाने के लिए हमें फंड चाहिए था और उस टाइम पे हमारे पास ऑप्शन ये था कि हम कहीं से थोड़ा फंड लेकर के अपने स्कूल को आगे बढ़ाएं। और अब मैं सारे कंपनी के जो भी अभी नए स्टार्टअप उनको बोलना भी चाहूँगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ अपनी पोजीशन बैठ के कि मैं सीईओ हूँ, मैं को-फाउंडर हूँ, ये सोच समझ के आप अपना बिज़नेस आगे बढ़ाओगे तो नहीं बढ़ा पाओगे। आपको फंड्स के लिए थोड़ा-सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। हो सकता है मेरा अप्रोच गलत हो सकता है मेरी जो हमने बोला ये गलत हो, लेकिन ये हमारे बिज़नेस में जो कोग्रेड की जर्नी में इसने बहुत बड़ा रोल किया। अगर हम लोग कहीं और से फंड ना लेके आते तो शायद हम लोग कभी शार्क टैंक पे भी ना पहुँच पाते। फाइनली कई सारे सवाल-जवाब के बाद हमारी कंपनी में 3 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, विनीता मैम, नमिता मैम और रितेश अग्रवाल सर। और ये एक साथ तीनों लोग मिल कर के हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया। और रितेश सर बोलते हैं कि वो ओयो फॉर होटल है, हम ओयो फॉर स्कूल हैं। उसके बाद जब हम लोग वापस अपने शहर आते हैं, तो शार्क टैंक के बाद हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें बदली। जहाँ पर मैं अपने सिटी की बताना चाहूँगा कि हमारे पोस्टर लगाए गए हर एक गली, हर एक मोहल्ले में, हमारा बहुत बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया। तो उस घटना से मुझे ये समझ में आया कि जो हमारी लोअर मिडिल क्लास फैमिली की माइंडसेट है, वो ये है कि आप अच्छा करो, लेकिन अगर आप एक कोई एग्ज़ाम्पल सेट कर देते हो, तो वो आपका वेलकम करते हैं। जहाँ पर पहले लोग हमें जादूगर बोलते थे, आज वही लोग हमारे सम्मान के लिए करीब 1.5 घंटे पहले से खड़े थे। और जो हमारे हम कई लोगों को पहले पिच करते थे कि सर हम ये ऐसा-ऐसा करते थे, अब वो हमें सामने से कॉल कर रहे हैं कि अच्छा आपके बिज़नेस में हम ये कंट्रीब्यूट कर देंगे, हम आपके बिज़नेस में ये कंट्रीब्यूट कर देंगे। और शार्क टैंक पर जाने के बाद हमें एक नेशनल टीवी का वैलिडेशन भी मिला, और जो आज गाँव में हम इतना अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे थे, अब वो पूरे दुनिया ने उसको जाना। और दोस्तों, मैं यहाँ पर जोश टॉक के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। जोश टॉक मैं शार्क टैंक इंडिया जाने से पहले भी देखता रहता था। मैं वहाँ पर ये देखता था कि कौन से लोग हैं जो गाँव के लिए काम कर रहे हैं, हम उनसे कोलैबोरेशन करो। ऐसे कई लोग हमें जोश के माध्यम से मिले जिनसे हमने कोलैबोरेशन किया और अपने स्कूल में उनकी सेवाएँ लीं। और जोश टॉक एक ऐसा मंच है जो कि छोटी सी कहानियाँ जो गाँव से निकल के आ रही है, उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म देता है ताकि लोग उनसे इंस्पायर हों और अपने जीवन में कुछ बदलाव लाएं। थैंक्स टू जोश टॉक। आप लोग ऐसे ही देश के युवाओं को मोटिवेट करते रहिए और अपनी देश की उन्नति में अपना योगदान देते रहिए।